रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। 29 मई 2022 का वो दिन जब पूरा मानसा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था और चौतरफा अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ डर, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि पूरा मानसा इस वक्त गैंगस्टर्स के डर के खौफ के साए में जी रहा हो, क्योंकि उस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। कौन था इसके पीछे? लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच लगाने में, पता करने में जुटी हुई थी और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई साथ साथ कनाडा में बैठे उसके गुर्गे गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, लेकिन बड़ी चुनौती बनी रही। बड़ा सवाल यही बना रहा कि हत्या में जो इस्तेमाल किए गए हथियार थे वो आखिर कहां थे। इन तमाम चुनौतियों के साथ साथ बड़ी बात यह भी थी कि किस तरीके से तमाम कड़ियों को जोड़ के जो यहां तहां जहां तहां अलग अलग राज्यों में फैली थी, जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। लेकिन मैं आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाहर। आप देख सकते हैं यहीं पर अंकित सिरसा और सचिन चौधरी भिवानी जैसे खूंखार जो गुर्गे थे, शूटर्स थे, उनसे पूछताछ की गई। और आपको बड़ी अपडेट बता दें कि दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में ये लगातार कार्रवाई की जाती रही है और बड़े बड़े शूटर्स को गिरफ्तार किया जाता रहा है। आपको बता दें कि 3 शूटर्स को, जिसमें सचिन चौधरी, अंकित सिरसा, जिसने दोनों हाथों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी सिद्धू मूसेवाले पर, महज 18 साल की उम्र थी। और प्रियव्रत फौजी को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके अलावा जसप्रीत और मनप्रीत मानू को भी गिरफ्तार किया गया, जगरूप रूपा को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या शिकंजे तक पूरी तरीके से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का जो फैलता जा रहा है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जाती रही है कि इंडिया में जो शिकंजा फैलाया है, जाल फैलाया है, उसे खत्म किया जाए, इस नेक्सस को तोड़ा जाए। लेकिन एक तरफ जानकारी यह भी आ रही है कि अब भारत के अलावा भी इंटरनेशनल तरीके से ये नेक्सस अब पल रहा है, बढ़ रहा है और फल फूल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि गोल्डी बराड़ एक और साजिश को अंजाम देने वाला था। पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, उसके बाद एक और बड़ी वो साजिश कौन सी थी, उसके गुर्गे कौन सी साजिश को अंजाम देने वाले थे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ के गुर्गे एक और बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन वो साजिश को अंजाम देते, लेकिन उसके पहले ही दिल्ली पुलिस को इस बात की भनक लग गई और दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और फिर हुआ दिल्ली में गन फाइट के बाद जरा सी देर लगी कि गोल्डी बराड़ के गुर्गे उस घुटनों पर आ टिके। उसके बाद पूछताछ की जा रही है, ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर अगला टारगेट कौन था गोल्डी बराड़ के। दिल्ली में गन फाइट, बदमाशों से बड़ी मुठभेड़। शनिवार की शांत शाम के बीच राजधानी दिल्ली अचानक से थर्रा उठी जब पुलिस का सामना लूट की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे कुछ बदमाशों से हुआ। खुफिया रिपोर्ट के बाद दिल्ली के रोहड़ी सेक्टर 36 में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे कुछ बदमाशों को घेर लिया। पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस इससे पहले कुछ समझ पाती बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जवाबी फायरिंग में आखिरकार स्पेशल सेल की टीम को कामयाबी मिली। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गोल्डी के गुर्गों के साथ एनकाउंटर, गोल्डी का स्पेशल टास्क एक्सपोज। दिल्ली के रोहिणी इलाके में इनकाउंटर के बाद पकड़े गए तीनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उससे पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल पुलिस जिन्हें आम लुटेरे समझ रही थी, दरअसल वो गोल्डी बराड़ के गैंगस्टर निकले। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि तीनों गुर्गों को गोल्डी बराड़ ने स्पेशल टास्क पर दिल्ली भेजा था। इससे पहले कि वो तीनों वारदात को अंजाम देते, उन्हें पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान नवी, मनोज और कर्मवीर के तौर पर हुई। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। तीनों शूटर हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस तीनों बदमाशों से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर लॉरेंस और गोल्डी गैंग से जुड़े कुख्यात बदमाश किस किस मकसद से दिल्ली आए थे। गोल्डी के नए प्लान का पर्दाफाश, गुर्गों से संपर्क का सोशल मीडिया कनेक्शन। दिल्ली के रोहिणी इलाके से पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के तीनों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से सिग्नल ऐप के जरिए बात करते थे। गोल्डी बराड़ ने इन्हें दिल्ली एक बड़ा काम करने के लिए भेजा था और उसके लिए बाकायदा इन्हें हथियार, पैसा और गाड़ी तक मुहैया कराई गई थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को इन तीनों के बारे में टिप मिल गई और पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल आरोपी प्रियव्रत फौजी ने ही इन तीनों की बराड़ गैंग में एंट्री कराई थी। इसी साल जुलाई में इन तीनों ने गुरुग्राम में एक शराब के ठेके में लूटपाट की थी। अब पुलिस गोल्डी बराड़ के टारगेट का पता लगाने में जुटी है, जिससे ये तीनों ठिकाने लगाने के मकसद से दिल्ली में दाखिल हुए थे।
तो देखिए, एक के बाद एक कड़ियां जोड़कर जांच एजेंसियां जो हैं वो भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जो अपराधी हैं उनके गले तक पहुंचा जाए। लेकिन इस बीच जो खबर हमने आपको दिखाई कि अब दिल्ली में भी गोल्डी बराड़ के गुर्गे किसी साजिश को अंजाम देने वाले थे। हालांकि वक्त रहते दिल्ली पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर हर पहली ब्रेकिंग, हर एक्सक्लूसिव खबर आपने न्यूज 18 इंडिया पर हमारे दर्शकों को दिखाई है। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे जो गिरफ्तार किए गए हैं ये तीनों आरोपी, इनके दिल्ली पहुंचने का मकसद क्या था? क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे? किसी तरह की कोई जानकारी मिली आपको? जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, दो बड़ी वजह हैं कि किस तरह से गोल्डी बरार ने इन शूटर्स को हथियारों के साथ दिल्ली भेजा। पहला टारगेट कि लॉरेन बिश्नोई गैंग के जो भी शूटर अगर ट्रैप में आते हैं तो उनका सीधा उनकी हत्या की जाए, और दूसरा टारगेट कि दहशत फैलाई जाए दिल्ली, एनसीआर और तमाम राज्यों में। क्योंकि देखिए, गोल्डी बरार का गैंग अब कई राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके इंटरनेशनल कनेक्शन तक सामने आ रहे हैं। कल जिस तरह से नेपाल में बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई और नेपाल तक गोल्डी बरार के कनेक्शन थे। झापा इलाके में गोल्डी बरार के एसोसिएट्स के घर में जो दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र शरण लिए हुए थे, वहां पर शेल्टर लिए हुए थे, और उसके बाद उनका फर्जी पासपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही थी। गोल्डी बरार फोन पे लगातार नेपाल में अपने कॉन्टेक्ट के टच में था, और तीनों जो शूटर और एसोसिएट थे वो कजाकिस्तान भागने की फिराक में थे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से सचिन बिश्नोई की अजरबैजान से गिरफ्तारी हुई है, केनिया में अनमोल बिश्नोई देखा गया है, केनिया से एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और अब गोल्डी बरार अपने शूटर्स को कजाकिस्तान भेजने की फिराक में था। तो इंटरनेशनल बिल्कुल, और गोल्डी बराड़ के गले तक कैसे शिकंजा पहुंचा जाए, आनंद, ये बहुत बड़ा एक तरीके से सवाल रहेगा, चुनौती रहेगी, एक चैलेंज रहेगा पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, और ऐसे में छठे जो आरोपी है शूटर, उसकी गिरफ्तारी हुई है दीपक मुंडी की। आपको बता दें कि सीधा नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करके उसे मानसा ले जाया गया है, और उसके बाद अब उसे की कोर्ट में पेशी भी कर दी गई है। पेशी के बाद अब पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है। पूछताछ की जाएगी, ये जानने की कोशिश की जाएगी इस 7 दिन की पुलिस रिमांड में कि आखिर उन्होंने कहां शेल्टर ली, कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड किए, साथ साथ हाइड आउट के लिए जगह किसने दी, साथ साथ राजेंद्र जोकर और जो कपिल पंडित दोनों की गिरफ्तारी हुई है, उनका किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में सपोर्ट रहा है, रोल रहा है, ये तमाम जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। और बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि मानसा कोर्ट में पेशी हो चुकी है, 7 दिन की पुलिस रिमांड है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारे साथ आनंद लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, कौन कौन से वो अहम सवाल हो सकते हैं जो पूछे जाएंगे? जी देखिए अंकिता, बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरह से मानसा कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा है, अब जो सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेन बिश्नोई से इन शूटर्स का आमना सामना कराया जा सकता है, और जो पहले शूटर गिरफ्तार हुए थे उनकी फिर से कस्टडी जेल से लेकर, और उनसे भी दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र का आमना सामना कराया जाएगा, और जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। तो अभी लॉरेन बिश्नोई की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस के शिकंजे में है लॉरेन बिश्नोई। कई पंजाब पुलिस के कई जिलों की जो पुलिस है वो बारी बारी से लॉरेन बिश्नोई की रिमांड ले रही है और उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। जग्गू भगवानपुरिया बहुत बड़ा किरदार है। दिल्ली पुलिस ने एक ऑन कैमरा इस बात को कबूल किया है कि जग्गू भगवानपुरिया एक ऐसा ऑपरेटिंग पार्ट था इस पूरे नेक्सस का जो लगातार शूटर्स पे नजर रखा था, जो लगातार एसोसिएट्स पे नजर रखा था, और इसलिए बम्बैया गैंग के निशाने पे अगर सबसे नंबर 1 टारगेट है तो वो लॉरेन बिश्नोई, और नंबर 2 पे जग्गू भगवानपुरिया। इनकी हत्या के लिए लगातार बम्बैया गैंग जो है वो दिल्ली में अपने शूटर्स भेज रहा है, और बम्बैया गैंग अपने शूटर्स को छुड़ाने के लिए हिमाचल के जो सोनल है वहाँ की कोर्ट तक अपने लिए जो शूटर्स है उनका इंतजाम कराता है। तो ये 6 से 7 दिन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे मानसा पुलिस के लिए, क्योंकि सीआईए, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और कई यूनिट जो हैं पंजाब पुलिस की, वो अब इन शूटर्स के पूछताछ करेंगी कि कैसे गोल्डी बरार से फोन पे टच में थे और कहां इनके हाइडआउट थे और कैसे ये कजाकिस्तान भागने की फिराक कर रहे थे। बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां बहुत अहम हो जाती, क्योंकि 6 मुख्य शार्प शूटर्स थे, जिसमें से 3 की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी और 2 को एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन बचा था छठा, जिसे कल पुलिस ने एक तरीके से बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाम है दीपक मुंडी, साथ साथ 2 एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस की ओर से देखी जा रही है। क्या कुछ और इस बारे में अपडेट है, आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए।
नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए गोल्डी के गुर्गे। पुलिस के गिरफ्त में शूटर दीपक मुंडी। गिरफ्त में मुंडी के साथ कपिल और जोकर। मूसेवाला हत्याकांड के फरार शूटर को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शूटर दीपक मुंडी के साथ उसके दो साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर को भी पश्चिम बंगाल से सटे नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिद्धू मूसेवाला पर शूटर दीपक और उसके दोनों साथियों ने ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन तीनों को धर दबोचा गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो फरार शूटर था दीपक मुंडी, इसके अलावा कपिल पंडित जो एक एसोसिएट था और राजेंद्र, इन तीनों को जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है सर, ये तीन लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए यहाँ पर देखिए स्पेशल सेल ये तीनों गैंगस्टर को यहाँ पर लेके आई है। देखिए ये तीनों शूटर यहाँ पर हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर? और देखिए यहाँ पर एसीपी हृदय भूषण जी भी हैं और देखिए ये पूरी टीम है स्पेशल सेल की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की, जिसने नेपाल बॉर्डर से भारत नेपाल बॉर्डर से जो तीनों आरोपी हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के, इनकी गिरफ्तारी कर ली है। यह ज्वाइंट ऑपरेशन था एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का, और जिसमें देखिए दीपक मुंडी ये छठवां शूटर था। तीनों शूटर नेपाल में शेल्टर लेकर रह रहे थे। खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। पुलिस सूत्रों की माने तो मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड शूटर दीपक मुंडी अपने दो साथियों के साथ नेपाल से कजाकिस्तान भागने की फिराक में था। जिसमें देखिए दीपक मुंडी ये छठवां शूटर था जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग गुजरात गए, रायपुर गए, इंदौर गए, विदिशा गए, उसके बाद ये नेपाल में ही लगातार शेल्टर लिए हुए थे और उसके बाद बड़ी कामयाबी जो है हासिल की है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की स्पेशल टीम चंडीगढ़ होते हुए सीधे मानसा लेकर पहुंची। हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, वो लेकर के ये देखिए यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है इनकी, और ये नेपाल में ही लंबे वक्त तक रुके हुए थे और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में करीबन 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर की है। चार्जशीट भी जो है वो मानसा कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, लेकिन दीपक मुंडी इसमें छठवां शूटर था जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। और देखिए ये एक बड़ा ऑपरेशन था सिद्धू मूसेवाला का, जिस तरह से मानसा में हत्या हुई थी और उसके बाद से कपिल पंडित जो सचिन बिश्नोई का एसोसिएट था उसने लगातार शेल्टर दिलाई और उसके बाद लंबे वक्त से नेपाल में ये शूटर्स और इनके एसोसिएट जो है वो छुपे हुए थे, जिनकी अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए तीनों शूटरों को गोल्डी बरार से मूसेवाला हत्याकांड के गिरफ्तार शूटर प्रियव्रत फौजी ने मिलवाया था। एक अफवाह और पकड़े गए शूटर। क्या है शूटरों का बच्चा चोर कनेक्शन? मूसेवाला के हत्यारे कैसे पकड़े गए, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल नेपाल बॉर्डर पर गांव वालों ने मूसेवाला के आरोपियों को बच्चा चोर समझा और उनकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये तीनों कोई बच्चा चोर नहीं बल्कि हाई फाई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के आरोपी हैं। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के हत्यारे भारत से नेपाल की सीमा में दाखिल होने के लिए झापा नाम के गांव पहुंचे थे, जहां लोगों ने इन्हें बच्चा चोरी गैंग का सदस्य समझ लिया। उधर दिल्ली और पंजाब पुलिस ने शूटर दीपक मुंडी की धरपकड़ के लिए कई दिनों से नेपाल की सीमा के पास सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। पुलिस ने बताया है कि गोल्डी बरार ने ही तीनों आरोपियों को नेपाल के झापा इलाके में रुकने का बंदोबस्त किया था और उसके बाद वहां पर उनका फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया जा रहा था। नेपाल के झापा से ही इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले इन तीन आरोपियों की तलाश में जुटी थी। गैंगस्टर गोल्डी बरार शूटर दीपक मुंडी कपिल और राजेंद्र के लगातार संपर्क में था, जिस फोन से गोल्डी बरार से आरोपी बात करते थे। गिरफ्तारी से ठीक पहले उसे बड़ी ही चालाकी के साथ आरोपियों ने कहीं गायब कर दिया।
सिद्धू मूसेवाला को दोनों हाथों से गोलियों से भूनने के बाद आरोपी दीपक मुंडी फरार हो गया, जिसके बाद दीपक अपने दोनों साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर के साथ रायपुर से विदिशा पहुंचा। इसके बाद तीनों गुजरात और इंदौर से होते हुए दिल्ली से निकलकर नेपाल जा पहुंचे थे, जहां से तीनों के तीनों कजाकिस्तान जाने का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए कुख्यात शूटर दीपक नकली पासपोर्ट के बंदोबस्त में जुटा था। लेकिन नकली पासपोर्ट बनाने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों की तलाश में जुटी है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में शामिल 3 शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित शेरसा और कशिश उर्फ कुलदीप को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। वहीं सितंबर की शुरुआत में हत्याकांड में एक संदिग्ध को अजरबैजान और दूसरे को केन्या से हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड की चार्जशीट में साजिश का मुख्य आरोपी कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को ही बनाया है। उधर अगर बात देश में गोल्डी गैंग के बढ़ते नेटवर्क की करें तो वो भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब और राजस्थान से शुरू होने के बाद गोल्डी बराड़ का गैंग अब देश के 9 से ज्यादा प्रदेशों में अपने पैर पसार चुका है। कैसे आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले गोल्डी के गैंग का पंजाब से शुरू हुआ ये पूरा सफर, उसके बाद वो राजस्थान फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैल गया, यानी कि देश की राजधानी तक चला गया। और इतना ही नहीं, गोल्डी के गैंग से गुर्गे जुड़ते चले गए, फिर गैंग उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो गया और वो मध्य प्रदेश तक जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश के बाद गैंग ने महाराष्ट्र में भी पैर पसार दिए। गोल्डी के गैंग से पहाड़ी प्रदेश भी अछूते नहीं रहे, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड भी गोल्डी के गैंग का नेटवर्क किस तरह से यहां पर सह रहे हैं वो तस्वीर भी अब तक सामने आ चुकी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कभी पंजाब और फिर राजस्थान तक सीमित रहा गैंग आखिर कैसे देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गए। और आज हालात ये है कि गोल्डी बराड़ गैंग का नेटवर्क 8 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। दरअसल कनाडा में गोल्डी बराड़ का ये पूरा ठिकाना है। किस तरह से है ये आपको दिखाते हैं। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बराड़ ने शेल्टर लिया है। ये पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि गोल्डी का नेशनल जो कनेक्शन है किस तरह से सामने आया। ये इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दुबई में लॉरेंस के भाई सचिन बिश्नोई ने शेल्टर यहां पर लिया, यानी कि कनाडा, अमेरिका सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर भी किस तरह से ये यहां पर फैला हुआ है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो दुबई, फिलीपींस भी इसमें शामिल हो जाता है, जहां पर फिलीपींस में गोल्डी के गैंग ने किस तरह से बम्बिया गैंगस्टर जो है वहां पर इसे करवाया और अजरबैजान की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां पर सचिन बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। आप देखिए, जब आप ये मैप पूरा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कनाडा, अमेरिका, दुबई, अजरबैजान, फिलीपींस किस तरह से गोल्डी का ये पूरा इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो बड़े स्तर पर निकलकर यहां पर सामने आया। और इतना ही नहीं, केन्या में लॉरेंस का भाई अनमोल भी देखा गया। केन्या से ही मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा एक गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया, यानी कि ये जो फहरिस्त है कुछ इस तरह से आकर केन्या में जाकर जुड़ जाती है। और नेपाल बॉर्डर से दीपक मुंडी समेत 3 गैंगस्टर का गिरफ्तार होना भी अपने आप में बताता है कि किस तरह से पैर जमे हुए हैं इस पूरे गैंग के, यानी कि गोल्डी का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो कितना वक्त के साथ मजबूत होता चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं हिसार में, जहां पर खाप महापंचायत चल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं क्योंकि यहां पर मांग ये हो रही है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उधर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाई तो सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा वहां पर मौजूद है, उनकी बहन मौजूद है, उनके दोनों भाई मौजूद हैं, इसके अलावा उनके बाकी रिश्तेदार मौजूद हैं। और यहाँ पर ये उनके भाई कह रहे हैं, जो हमने बातचीत की है, कि जो यहाँ पर फैसला लिया जाएगा वो आखिरी फैसला होगा, क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत जो 23 अगस्त को होती है उसके बाद से परिवार गोवा पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। करम जी, आप पीछे तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है
सर्वजाति सर्व खाप महापंचायत जिसमें सोनाली फोगाट की फोटो है, और यहाँ पर लोगों ने पुष्प भी अर्पित किए हैं। और अगर हम ऊपर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि हत्याकांड में सीबीआई जांच करवाने के लिए। एक बात तो साफ है कि परिवार का कहना है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे कोई और लोग हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खाप महापंचायत शुरू हो चुकी है, जिसमें परिवार सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहा है। अलग अलग खापों के प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गोवा पुलिस सोनाली फोगाट मर्डर केस को सुलझाने में जुटी हुई है, लेकिन परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक के बाद एक इस मामले में 5 गिरफ्तारियां होती हैं। जब गोवा पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो काफी सारे सबूत इकट्ठा होते हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है, सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। ये मौत की मिस्ट्री, इसके पीछे का मकसद क्या है, किन लोगों ने इसको अंजाम दिया, क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, ये वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। और मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये अलग अलग खापों के प्रमुख भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग पंचायतों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी मांग यही है कि मकसद है इकट्ठा होने के पीछे जो खाप पंचायत में अभी फैसला लिया जाएगा वो आखिरी फैसला होगा। सोनाली फोगाट जो टिकटॉक स्टार रही है, बिग बॉस में वो आती है, वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है, सीरियल्स में काम किया है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले उनकी फिल्म प्रेरणा भी रिलीज हुई थी, जिसका पोस्टर जारी किया गया था। मेरे सहयोगी मानव भी मेरे साथ मौजूद है। मानव, इस वक्त महापंचायत चल रही है और महापंचायत में जो फैसला होगा वो आखिरी होगा, ये परिवार के लोग कह रहे हैं। आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पे खाप पंचायत बुलाई गई है, सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि परिवार ये कह रहा है कि हमको पुलिस की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या फिर गोवा पुलिस हो। और गोवा पुलिस पर तो अभी जब हम उनके भाई वतन से बात की सोनाली फोगाट के, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि गोवा पुलिस सिर्फ 2 मुख्य आरोपियों में से सुखविंदर से तो पूछताछ कर नहीं रही है, सिर्फ सांगवान से पूछताछ की जा रही है। तो यानी गंभीर आरोप गोवा पुलिस पर परिवार लगातार लगा रहा है। तो आप देखिए बाकायदा कि खाप पंचायत में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं बात यह है कि सीबीआई जांच कराई जाए। हमारे साथ वतन यहाँ पर मौजूद है, सोनाली फोगाट के भाई हैं। वतन जी, आपने सीबीआई जांच की मांग की है, प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने पत्र लिखा है, और क्या कुछ आपने पत्र में कहा है? पत्र में हमने सीबीआई जांच के लिए कहा है भी हमारे जो है सोनाली जी की है, जो उनके जो है उनके हमें जो गोवा सरकार है हमारी जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने पीएम को और अमित शाह जी को और RS मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके जो सबूत है वो मिटा दिए गए हैं, केस को दबाया जा रहा है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं सीबीआई जांच। मन में शंका क्या है गोवा पुलिस की जांच को लेकर या हरियाणा पुलिस की जांच को लेकर? गोवा सरकार तो कुछ 14 दिन का जो उनका रिमांड मिले उसमें सिर्फ यही बात पता लगा पाई है भी उनकी हत्या हुई, लेकिन क्यों हुई है उनकी हत्या, किन कारणों से हत्या हुई? आपको इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई देता है क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई थी? मैं तो इसमें तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन सीबीआई जांच इसलिए करें बार बार, उसमें सारा कुछ खुल के आएगा जी। देखिए जसवीर, बात यही है कि सीबीआई जांच हो तो बात निकल के पता चले कि मौत का बड़ा कारण क्या था, क्योंकि लगातार पुलिस की जांच है उस पर परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और ऐसे में अगर आप देखिए तो जिनकी बेटी है यशोधरा, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और एक बड़ी बात है क्योंकि खाप पंचायतों का इतिहास ये रहा है कि महिलाएं खाप पंचायतों में नहीं जाती हैं, लेकिन एक ऐसी खाप पंचायत हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर एक महिला की हत्या हुई और हत्या के बाद महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, खाप पंचायत में जाकर बोल रही हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए और मांग उसको कर रही है वो। हम ना तो किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं। ठीक है मानव, आप रहिए हमारे साथ। तो परिवार वाली खबर है, दरअसल जो मर्डर मिस्ट्री है वो सुलझने की बजाय अब उलझती चली जा रही है। परिवार का कहना यह है कि गोवा पुलिस की जांच से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और इसमें जो अलग अलग किरदार है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये तो सिर्फ मोहरा है, किसी और मकसद से, राजनीतिक षड्यंत्र से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हम तो आपके आगे हाथ जोड़ देते कि हमारे केस की सीबीआई की मांग। सोनाली की मौत का रहस्य गहराया। गोवा पुलिस को अब भी कत्ल की वजह की तलाश। साजिश के पीछे का मकसद आखिर क्या? सोनाली फोगाट की मौत को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया।
तफ्तीश में सोनाली को ड्रग्स के ओवरडोज देने की बात सामने आई और इस ड्रग्स के ओवरडोज को देने के जुर्म में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना सब होने के बाद भी सोनाली की मौत का रहस्य जस का तस बना हुआ है। सोनाली की हत्या के 2 मुख्य आरोपियों से 2 हफ्ते से पूछताछ हो रही है। गोवा, हरियाणा, दिल्ली, यूपी की खाक छान चुकी है, लेकिन अभी तक यही नहीं साफ हो पाया है अगर इन्होंने सोनाली की हत्या की है तो इस कत्ल के पीछे की मुख्य वजह क्या है। हालांकि सोनाली के परिवार वाले उसकी मौत को साजिश से कम मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि सुधीर के अलावा भी कई लोगों का हाथ है। लगता है तभी सीबीआई जांच मांग रहे हैं, और तो और किस लिए। जो भी सीबीआई जांच होगी तो कोई छोटा चेहरा कोई बड़ा चेहरा जो भी है सारा खुल के सामने आ जाएगा। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपनी बयानबाजी ले रहे हैं और वो ले रहे हैं, और कुछ वो तो है नहीं इनका। यहाँ आगे चले जाएंगे, बस ये पुलिस को दे देंगे। हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। सोनाली की रहस्यमयी मौत को उनके घर वालों ने तुरंत साजिश करार दे दिया। फिर जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो सीसीटीवी में सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ड्रग्स देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी लाजमी थी। गोवा पुलिस ने उस समय हत्या के पुख्ता सबूत का दावा भी किया, लेकिन अब तक कत्ल की असली वजह या मोटिव नहीं मिल पाया है। गोवा पुलिस ने गुरुग्राम के फ्लैट से लेकर हिसार के फार्म हाउस तक को नाप लिया। तमाम रिश्तेदारों, नातेदारों से भी पूछताछ की। सोनाली फोगाट के मर्डर की कई थ्योरी भी सामने आई, लेकिन हत्या के पीछे का मोटिव अभी तक सामने नहीं आ पाया। क्या सुधीर ने सोनाली की हत्या की? आखिर सुधीर ने क्यों की सोनाली की हत्या? गुरुग्राम में पुलिस को इतना जरूर मिला है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली को फ्लैट एग्रीमेंट में पत्नी बताया था, लेकिन गोवा पुलिस को अब तक ये नहीं पता चला कि सुधीर को सोनाली की जान लेने की वजह क्या थी। घर वालों ने सुधीर सांगवान की नजर सोनाली के प्रॉपर्टी पर होने की बात कही। यहाँ तक कहा कि सुधीर ने सोनाली पर काला जादू कर रखा था और सोनाली के हर फैसले के लिए सुधीर जिम्मेदार था। लेकिन अगर ये बात सही भी है तो गोवा पुलिस के लिए सोनाली की हत्या को सुधीर के साजिश से जोड़ना टेढ़ी खीर साबित होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर गोवा पुलिस सोनाली की मौत पर छाई धुंध की परत कब तक पर्दा हटाती है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद का ये मामला सामने आया। गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। लो फ्लोर बसों की खरीद के खिलाफ एलजी सचिवालय को दरअसल शिकायत मिली थी, जिसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई के पास भेजने की मंजूरी दी है। एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। डीटीसी की लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में बढ़ी दिल्ली सरकार की मुश्किल। भ्रष्टाचार मामले में मुख्य सचिव की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। तो एलजी साहब ने नई बसों की खरीद पे जांच की है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इससे और भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। लखनऊ के लेवाना होटल आगजनी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। गड़बड़ी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश। रिटायर अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल गेम ऐप के जरिए धोखाधड़ी के आरोप में 6 जगह पर छापेमारी। 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।
सेना की मदद के लिए खतरनाक हथियारों की खेप रवाना कर दी। माना जा रहा है कि इन हथियारों के खैरसौन पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने अपने खुफिया ऐप की मदद से रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि 2015 में यूक्रेन के कुछ लोगों ने ही GIS आर्ता नाम के इस ऐप को बनाया था, जिसे यूक्रेन की सेना में शामिल भी कर लिया गया था, जो अब रूस से जारी जंग में यूक्रेन की सेना के लिए बहुत बड़ा हथियार बन गया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का GIS आर्ता नाम का यह ऐप पुतिन के सैकड़ों सैनिकों को ढेर करने की वजह बना। कहा जा रहा है कि मई में जब रूसी सेना ने लुहांस्क में मौजूद सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को पार करने की कोशिश की थी, तब इस ऐप ने यूक्रेन की फौज को अलर्ट कर दिया था और महज 30 सेकंड के अंदर एक ही हमले में पुतिन के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया गया था। और दावा है कि उस दौरान न सिर्फ रूसी फौजियों को खदेड़ा गया था, बल्कि बड़ी संख्या में पुतिन की सेना के हथियारों और दूसरी चीजों को भी यूक्रेन की फौज ने तबाह कर दिया था। जिसके बाद यह पता चला कि यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अपने सीक्रेट ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जो दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करता है कि विरोधी को जवाबी हमले का वक्त भी नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि इस ऐप को कामयाब बनाने में अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क भी अपने स्टारलिंक सैटेलाइटों से मदद ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस ऐप को स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़ा जा रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की सेवा पहुंचाई जा सके। इसी की मदद से यूक्रेन के फौजियों को रूसी सेना की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस पर चंद सेकंड में हमला कर देते हैं। क्योंकि अलग अलग इलाकों में तैनात ड्रोन से यूक्रेन की सेना को यह पता चलता है कि दुश्मन कहां पर है, जिसके बाद ये जानकारी इस ऐप तक पहुंचती है और फिर यह ऐप दुश्मन की लोकेशन के इर्द गिर्द जो तोपखाने, मोर्टर और ड्रोन मौजूद होते हैं, उन्हें अटैक करने की कमांड देता है। दुश्मन के आसपास कौन सी यूनिट मौजूद है, इसका पता लगाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जहां इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट काम आते हैं। कहा जा रहा है कि इसी ऐप की वजह से यूक्रेन की सेना को दुश्मन को टारगेट करने में काफी मदद मिल रही है। सबसे खास बात यह कि यह ऐप दुश्मन को सटीक लोकेशन की जानकारी देता है, जिससे टारगेट कर हमला करना उसके लिए आसान हो जाता है। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन से जंग होने पर पहले